हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपर का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। कम समय में निश्चित सफलता हेतु एकमात्र मॉडल पेपर की ये टेस्ट सीरीज है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 7वां नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, ये दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप टेस्ट देते जाइए, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट में बताना है। देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें 29 विषय पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए थे, 29 विषय, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। बताइए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो दोस्तों मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। और वर्तमान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, याद रखना। तो यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष है वो दोस्तों कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को बताना है कि उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली। दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसमें दोस्तों क्या होता है? तो इसमें होता है शक्ति पृथक्करण। क्या होता है? शक्ति पृथक्करण होता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में दोस्तों, संसदीय प्रणाली होती है कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, ये होता है संसदीय प्रणाली। संघीय प्रणाली दोस्तों, संघीय प्रणाली है, इसमें शक्ति विभाजन है। क्या है? शक्ति विभाजन। और एकात्मक प्रणाली में क्या है दोस्तों? एकात्मक प्रणाली में शक्ति का संकेंद्रण है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे दे सकेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, उपाध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। तो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्यसभा को भंग किया जाता है। दोस्तों राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो दोस्तों राज्यसभा को कभी भी भंग है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य हैं वो पद का त्याग करते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाधिवक्ता होता है। दोस्तों महाधिवक्ता किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहे। भारत में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहे, तो बताइए सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये 26 जनवरी 1950 से लेकर दोस्तों 13 मई 1962 तक, 13 मई 1962 तक ये लगभग 12 वर्ष की अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 14 सदस्य हैं, वो दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों जिसमें से राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। यहां पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि टोटल 14 सदस्य। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है वो छुआछूत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 17। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर सारे के सारे कथन है वो मुख्यमंत्री के संदर्भ में बिल्कुल सत्य कथन है। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध दोस्तों अभियोग चलाने का प्रावधान है वो नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्यपाल को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और उसको हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति ही। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अभियोग चलाने का प्रावधान है ये राज्यपाल के विरुद्ध है वो नहीं है। बाकी उपराष्ट्रपति के ऊपर भी चलाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी चलाया जा सकता है अभियोग, और राष्ट्रपति के ऊपर भी चलाया जा सकता है अभियोग। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में, ठीक है, जिसको अपन केग बोलते हैं। ठीक है, देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए इसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो चौथा इसका मतलब क्या हुआ? गलत हुआ।
देखिए उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन उनको राष्ट्रपति हटा नहीं सकता। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको अपन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कथन ए और कथन आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है या दोनों सही है या ए आर का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह एक अखिल भारतीय जन विरोधी के रूप में प्रारंभ किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह एक अखिल भारतीय जन विरोध के रूप में प्रारंभ किया। कथन आर देखिए, रोलेट एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा 1919 में किसी भी व्यक्ति को विचारण के बिना जेल में डालने को प्राधिकृत करने के लिए पास किया गया। दोस्तों दोनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और कथन जो आर है वो एक का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से 1932 में पूना समझौते से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से 1932 में पूना समझौते से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व है, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। पूना समझौते में ये दोस्तों ये कथन है ये गलत दे रखा है। और बाकी क्या था 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसमें देखिए प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थान आरक्षण बिल्कुल सही है। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को स्वीकृति बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थान आरक्षण ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला इसमें क्या है गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महात्मा गांधी ने 1906 में दक्षिणी अफ्रीका में द पैसिव रेजिडेंस एसोसिएशन का सर्वप्रथम निर्माण निम्नलिखित में से किसके आरंभ किए जाने के विरुद्ध अभियान संगठित करने के लिए किया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1906 में दक्षिणी अफ्रीका में द पैसिव रेजिडेंस एसोसिएशन का सर्वप्रथम निर्माण निम्नलिखित में से किसके आरंभ किए जाने के विरुद्ध अभियान संगठित करने के लिए किया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए इसमें देखिए ब्लिजार्ड की विशेषता है, बताइए ब्लिजार्ड की विशेषता क्या है? दोस्तों ब्लिजार्ड को अपन हिम झंझावत ध्रुवीय हवाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो वर्षा से युक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अटलांटिक है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको अपन अटलांटिका यानी कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये जो हवाएं हैं ब्लिजार्ड। ठीक है, ब्लिजार्ड क्या है, ये हवाएं हैं और ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि अटलांटिका, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये क्या है बहती है। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए सूची फर्स्ट में यहां पर राज्य दे रखा है और सूची सेकंड में पर्वतीय दर्रा दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए सिक्किम में कौन सा दर्रा है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो सिक्किम में दोस्तों नाथुला दर्रा है। कौन सा है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में।
जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों देखिए, सिक्किम में कौन सा हो गया? नाथुला हो गया। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हो गया जोजिला। ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर जो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सिपकिला दर्रा है। कौन सा है? सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं। ये दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे हैं ये। ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है BCDA। BCDA। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसे 2 3 4 1। ठीक है। तो यहां पर 2 3 4 1 अपना इसमें राइट आंसर कर लेना। ठीक है। 2 3 4 1 कर लेना यहाँ पर। ठीक है। 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जो सतलज नदी है, सतलज नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से दोस्तों सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, यानी कि व्यास, चिनाब और रावी इन तीनों का उद्गम भारत में होता है, लेकिन सतलज का उद्गम है वो दोस्तों चाइना में जो मानसरोवर झील है हिमालय में, वहां से होती है दोस्तों, तिब्बत मानसरोवर। ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में उद्योग दे रखे हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा उद्योग कौन से क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों यहां पर देखिए मूलभूत उद्योग है, मूलभूत उद्योग है, ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित। सामरिक उद्योग किससे संबंधित है, यानी कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों शस्त्र एवं गोला बारूद से संबंधित है ये। ठीक है। क्रांतिक उद्योग है, क्रांतिक उद्योग दोस्तों ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। और माल आधारित उद्योग है ये दोस्तों उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस बाएग को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? बताइए दोस्तों। यहां पर सीधा सा मैं आपको बोलूं तो दोस्तों निम्न में से किस बायोग को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मध्य अक्षांश घास स्थल को दोस्तों विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर व्यापक पैमाने पर गेहूं की कृषि की जाती है। ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जब स्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून निवर्तित हो जाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें ए, बी और सी, ये तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है।
यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दोस्तों नीदरलैंड हेग में स्थित है, यानी कि हेग नीदरलैंड्स में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि दोस्तों मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर में अधिक वृद्धि बनी हुई है। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 2001-2011 के दौरान किस जिले की दशकीय जनसंख्या प्रति वृद्धि दर न्यूनतम रही? बताइए, राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले की दशकीय जनसंख्या प्रति वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों गंगानगर। दोस्तों जो वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही गंगानगर की, कितने प्रतिशत? 10%। ठीक है, और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ये बाड़मेर जिले में रही है और 32.5% रही है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सहारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, जहां प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का संयोजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में समाहित होती है क्योंकि। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है घाटी के ढलान के अनुरूप बढ़ती है। घाटी के ढलान के अनुरूप बढ़ती है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसलों का समूह है जिसे निम्न भूमियों में और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के नदी डेल्टाओं में भारी मात्रा में उगाया जा सकता है, जहां उच्च ग्रीष्म तापमान होता है और वर्षा 180 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बदलती है। निम्न में से कौन सा फसलों का समूह है जिसे निम्न भूमियों में और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के नदी डेल्टाओं में भारी मात्रा में उगाया जा सकता है, जहां उच्च ग्रीष्म तापमान होता है और वर्षा 180 सेमी से 250 सेमी तक बदलती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन सी फसल है वो फसल है दोस्तों चावल, पटसन और चाय की। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, कैरेबियन सागर में होने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? कैरेबियन सागर में होने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हरिकेन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से खनिज की खान है वो कहां पर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए जस्ता व सीसा की खान है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये रामपुरा, अंगुचा, भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन की खान है ये दोस्तों डेगाना, नागौर में है, बिल्कुल सही है। तांबे की दोस्तों जो खान है वो खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। अब्रक की खान है वो दोस्तों भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1, 2, 3, 4, इसमें चारों ही क्या है, सत्य है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, बिल्कुल सही है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे पुरानी यानी कि राज्य की सबसे पुरानी चीनी कारखाना है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए बोरानाडा जोधपुर में देश की पहली गमारगम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें चौथा,
राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में 7वां स्थान है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है, ठीक है। और एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो भी दोस्तों बीकानेर में लगती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सन 2012 में कौन सी पशु गणना हुई थी? तो कौन सी पशु गणना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 2012 के अंदर 19वीं पशु गणना हुई थी, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा वन है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए सालर वन, दोस्तों जो सालर के जो वन है ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये अजमेर, अलवर, सिरोही और जयपुर में ये सालर के वन हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। शुष्क सागवान के जो वन हैं ये दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। उष्ण सदाबहार वन हैं, ये पाए जाते हैं दोस्तों आबू, सिरोही पर्वतीय क्षेत्र में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ढाक व पलाश वन है, ये राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2, 1, 3, 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के जो मुख्य दर्रे हैं वो कौन से दर्रे हैं बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देसूरी और हारपी दर्रे, यानी कि हाथी दर्रे भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देसूरी, हाथीगुड़ा, बर, सोमेश्वर, पीपली, ये जो दर्रे हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो हाड़ौती के पठार में दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के जो क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? सही सुमेलित युग्म है वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है कांठल की गंगा कहते हैं दोस्तों माही को, और क्या कामधेनु के नाम से जानते हैं चंबल को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में देखिए सिंचाई परियोजना है और सूची सेकंड में भाग लेने वाले राज्य हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चंबल परियोजना है, ठीक है, ये कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना है, ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना है, ये दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। और सिद्धमुख नोहर परियोजना के बारे में आपने नाम सुना होगा, ये दोस्तों केवल और केवल राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2, 3, 4, 1, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है या उसका उत्पादन है वो कहाँ पर होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसबगोल का जो उत्पादन है, दोस्तों इसबगोल का जो उत्पादन है ये जालोर में होता है, बिल्कुल सही है। मेथी और पुदीना का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। अमेरिकन कपास बीकानेर, ये गलत दे रखा है दोस्तों। अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है वो गंगानगर, बांसवाड़ा में होता है, ठीक है, गंगानगर और बांसवाड़ा में होता है, ठीक है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में होता है। यहाँ पर बात हो रही है अमेरिकन कपास की, तो गंगानगर और बांसवाड़ा में इसका उत्पादन होता है। और देखिए दमसक गुलाब की जो खेती है ये दोस्तों पुष्कर में की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, सीधा सा मैं आपको बोलूं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ये बीकानेर में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, सही है। कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना था। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, ये जोधपुर में स्थित है, यहाँ पे 12 है, वो गलत दे रखा है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र है, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ गलत दे रखा है। और देखिए केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र अभिकानगर टोंक में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ये दोस्तों जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। पहला कथन अपना इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए कोयला और गैस खाने दे रखी है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, केसर देसर की खान है, वो कहाँ पर है दोस्तों? केसर देसर की जो खान है ये बीकानेर में है। ठीक है, कपूडी में दोस्तों जो कोयले की खान है ये दोस्तों कहाँ पर है? कपूडी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कपूडी बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, तो यहाँ पर बाड़मेर कर लेना दोस्तों। ठीक है, कपूडी है ये दोस्तों बाड़मेर में है। और ये माना सुख है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये माता सुख है ये। ठीक है, माता सुख है ये दोस्तों नागौर में है, और जो ये तनोट है ये दोस्तों जैसलमेर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है केसर देसर की जो केसर देसर है ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, कपूडी बाड़मेर में है, माता सुख नागौर में है, और तनोट जैसलमेर में है। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों में रही? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो मैंने अभी आपको बताया था, बाड़मेर में रही है, 32.5% रही है सर्वाधिक। ठीक है, और उसके बाद में नंबर आता है जैसलमेर का, जैसलमेर में 31.8% है, और उसके बाद में नंबर आता है जयपुर का जिसमें 26.2% है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर देखिए, बाड़मेर भी दे रखा है, जैसलमेर भी दे रखा है, और जयपुर भी दे रखा है। ये शुरुआत के 3 हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो दोस्तों बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में ये दोस्तों संवेगात्मक समायोजन है, ये प्रभावी होता है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है विद्यालय एवं कक्षा में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बताइए, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
49 नंबर प्रश्न है, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अव्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बाल्यावस्था। अव्यक्तावस्था को आप बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के समायोजन से संबंधित समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों किशोरावस्था। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है 20 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु दोस्तों 16 वर्ष है इंटू 100। काट दीजिए आपस में, तो दोस्तों काटोगे तो ये देखिए 4 से कट रहा है। ठीक है, तो ये 4 से 4 बार कट गया और ये 4 से 25 बार कट गया। ठीक है, ये 4 से 20 में 20 से दोस्तों ये कितनी बार कट गया? 5 बार। ठीक है, तो 5 इंटू 25 कितने होते हैं? 125, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या होगी उसकी? 125 होगी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों इसमें सत्य है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक कक्षा में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है। माध्यमिक कक्षा में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, तर्क और वाद विवाद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, छात्रों की रुचियों का विकास करके। तो इसमें तीनों ही सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक और क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, बताइए। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो दोस्तों ये अंतर्निहित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंतर्निहित है दोस्तों, विचारात्मक प्रक्रिया के भाव से ये क्या है? अंतर्निहित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विचारात्मक प्रक्रिया। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चरित्र का विकास होता है। दोस्तों चरित्र का विकास होता है तो ये इच्छा शक्ति द्वारा होता है, बर्ताव
एवं व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर प्रश्न इसमें देखिए व्यवहार का, दोस्तों देखिए व्यवहार का करना पक्ष में आता है। दोस्तों यहां पर देखिए व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो 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 सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया से सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया से सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इदम। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इदम यह अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इदम, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। तो कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी, तो दोस्तों इसमें देखिए विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी कि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को कौन सी श्रेणी में रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखेंगे, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, तो वो कौन से हैं, तो दोस्तों वो है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं है। सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाषण में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाषण। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, सीखने के वक्र। दोस्तों सीखने के वक्र, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रकृति के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रकृति के सूचक हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्थान है, बताइए। दोस्तों बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्थान है। तो दोस्तों यह अवस्थान है 7 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए कामड़, कामड़ दोस्तों कामड़ में क्या होता है, कामड़ में होता है दोस्तों देखिए विवाह पर दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने के लिए जो गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसको बोलते हैं कामड़। ठीक है, और देखिए दोस्तों बी नंबर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीठने। सीठने किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये एक प्रकार का गाली गीत होता है। ठीक है, और ये दोस्तों देखिए इसमें बारात के वधू के घर पहुंचने पर वधू पक्ष द्वारा जो गाए जाने वाला गीत है उसको बोलते हैं दोस्तों सीठने। ठीक है, और कोयलड़ी, कोयलड़ी किसको बोलते हैं दोस्तों, कोयलड़ी बोलते हैं विदाई के अवसर पर स्त्रियों द्वारा जो गाया जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं कोयलड़ी। और जुआ जुई, जुआ जुई है ये दोस्तों विवाह के उपरांत
वर वधु के बीच खेला जाने वाला जो खेल है उसको बोलते हैं जुआ जुई। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321। इस प्रश्न का राइट आंसर 4321 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? तो कौन युग्म इसमें सही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें सही है और वो है दोस्तों रबाब। ये तत्ववाद्य यंत्र है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जातियों या जनजातियों या पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए गैर नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये शेखावाटी में बावरिया लोगों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। शंकरिया नृत्य है, ये कालबेलिया जाति का ये नृत्य है। ठीक है, और अग्नि नृत्य है, ये जसनाती संप्रदाय द्वारा ये किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें चारों ही क्या है? सही सुमेलित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, नियावंड व नाहर आदि हैं। तो ये क्या हैं? ये है दोस्तों, ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो कौन रहे हैं? तो दोस्तों ये भीखंड जी रहे हैं। कौन? भीखंड जी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीखंड जी। आगे देखिए, गोराधाय की धरती का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोराधाय की धरती का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, ये भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बीकानेर के मैथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और उत्तर दीजिए कूट भाषा में। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें मैथेरण कला से संबंधित सत्य है। देखिए, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, महाराजा अनूप सिंह के काल में मैथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, बिल्कुल सही है। और देखिए, मैथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। मैथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सारे कथन सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेजा है। नेजा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये रामदेव जी की जो पचरंगी पताका है, यानी कि जो झंडा है, उसको बोलते हैं दोस्तों नेजा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो दोस्तों ये अंबिका मंदिर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अंबिका मंदिर दोस्तों जगत में है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, त्रिमणिया जो आभूषण है ये पहना जाता है, ये पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा, गले में ये पहना जाता है त्रिमणिया आभूषण। ठीक है, आगे देखिए, किस चित्र शैली में मतिराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? बताइए, किस चित्र शैली में मतिराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मारवाड़। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारवाड़। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतना इसमें देखिए, यहाँ पर जो एक तरफ हस्तकला दे रखी है, दूसरी तरफ प्रसिद्ध केंद्र दे रखे हैं। बताइए, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मैथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है,
और मलिर प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है बाड़मेर की। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए 2 1 4 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 यहाँ पर 2 1 4 3 या 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, झुंझुनू नगर की सैकड़ों खिड़कियों वाली हवेली जो चिकने पणा पत्थर से निर्मित है तथा श्री कृष्णकालीन लीलाओं एवं देवी देवताओं के भित्ति चित्रों की कलात्मकता को दर्शाती है, वह किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों सीधा सा है, उस हवेली का नाम बताना है। तो दोस्तों वो हवेली है ईश्वरदास मोदी की हवेली। कौन सी हवेली है? ईश्वरदास मोदी की हवेली। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न मंदिरों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों 9 ग्रहों का मंदिर यहाँ पर किशनगढ़ में है, बिल्कुल सही है। सास बहू का मंदिर नागदा में है और एकलिंग जी का मंदिर है ये दोस्तों उदयपुर में है। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ये दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, निम्बार्क जो संप्रदाय है, ठीक है, निम्बार्क जो संप्रदाय है निम्बार्क ने यहाँ पर कौन सा सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया था। वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था और रामानुज ने दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, जैनियों का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार जो चौमासे में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पर्युषण पर्व। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बेणेश्वर का दुर्ग भारत के 3 बड़े किलों में से एक निम्न स्थानों में से कहाँ पर है? तो दोस्तों बेणेश्वर का जो दुर्ग है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों झालावाड़। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान के मध्य दुर्ग में कौन सी असामाजिक प्रथा नहीं थी? वो गागरोन दुर्ग की बात हो रही थी दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के मध्य दुर्ग में कौन सी असामाजिक प्रथा नहीं थी यानी कि नहीं पाई जाती थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए उस समय देवदासी प्रथा है। ठीक है, ये प्रथा नहीं थी। ठीक है, मध्य युग के अंदर। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जयपुर में मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को लाने का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों मानसिंह प्रथम को। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न स्थलों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? संत रैदास का जो जन्म स्थान है वो दोस्तों कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनारस। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बनारस। ठीक है, आगे देखिए, सिरावन से तात्पर्य क्या है? सिरावन से तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का जो सुबह का भोजन है उसको बोलते हैं सिरावन। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है? किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गोगा जी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों उदयपुर में कौन सी हवेली है? उदयपुर में दोस्तों बागौर की हवेली है। ठीक है, जैसलमेर में कौन सी हवेली है? तो दोस्तों जैसलमेर में जालिम सिंह की हवेली है। ठीक है, और जैसलमेर में कौन सी हवेली है? तो दोस्तों और जैसलमेर में नथमल की हवेली भी है। फलोदी में दोस्तों लाल सिंह ढड्डा की हवेली है।
यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो दोस्तों 24.90 था, और 75.1 है ये दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान में मालपुरी, ठीक है, चोकला, सोनाडी, नाली, पुंगल, मारवाड़ी, जैसलमेरी, ये क्या है, ये दोस्तों भेड़ है, लेकिन मालवी है, ये भेड़ नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपना एक इसमें बताना है। दोस्तों देखिए, एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थित है। वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। उर्वरक मोडक है, गलत दे रखा है, सीमेंट मोडक होगा यहाँ पे। सीमेंट निम्बाहेड़ा बिल्कुल सही है। सोडियम सल्फेट डेडवाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उर्वरक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो कारखाना है वो दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हनुमानगढ़ और चूरू है, ये सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना से सिंचित होने वाले जिले हैं। हनुमानगढ़ और चूरू 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्खात स्थलाकृति। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में 12वीं योजना के लक्ष्य। यहाँ पर देखिए, कृषि में कितना प्रतिशत योगदान था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें योगदान था 3.50% का। उद्योग में दोस्तों, उद्योग में था 8%, सेवाएं में दोस्तों 9.50% और कुल वृद्धि दर में 7.70%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 1 2 3 यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।